understand the application part of the concept of center of gravity. So ये जो सवाल है हमारे पास जो concept of gravity को समझने के लिए बनाया गया है एनसीईआरटी द्वारा, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मेटल बार है 70 सेंटीमीटर। सो यहाँ हमने लिखा है कि इसकी जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है एंड इज लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम इन मास। इसका जो मास है वो 4 किलोग्राम है। दिस इज व्हाट वी विल राइट इन द केस ऑफ नोन पैरामीटर्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका मास जो है वो 4 किलोग्राम है और जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो होगा वो g हो जाएगा, तो w का वैल्यू 4g हो जाएगा, राइट। So is supported at the two knife edges and placed 10 सेंटीमीटर from each end। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये 10 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर हैं। They are 10 सेंटीमीटर away from this, so this is also 10 सेंटीमीटर, right? Okay, and the 6 किलोग्राम load is suspended at 30 सेंटीमीटर from one end। हम ये मान लेते हैं कि इस एंड से ये जो W1 है ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, इसका जो मास है वो 6 किलोग्राम है, तो इसका वेट कितना हुआ 6g, राइट। 6 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो नेक्स्ट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। सो हमें मान लेते हैं कि जिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो ये पार्ट 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस। हमें निकालना है, जो हमें निकालना है वो वाला पार्ट रह जाएगा। एक R1 का वैल्यू को हमें निकालना है और जो दूसरा होगा एंड R2 को हमें इवेल्यूएट करना है। और एज्यूम द बार टू बी यूनिफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजेनियस। ये कॉन्सेप्ट जो है हमें बहुत काम आएगा। हमने अभी अभी अपने टेक्स्ट में पढ़ा था कि यदि आपके पास बॉडी यूनिफॉर्म होती है, होमोजेनियस होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो पॉइंट टू पॉइंट सेम रहेगी। So you have to use the same acceleration due to gravity, and if acceleration due to gravity is same, this means that the center of mass and center of gravity will coincide at the same point। This means center of mass भी g पर है और center of gravity भी around point g पर है। तो हमें क्या होगा, जो मास की जो लोकेशन, हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन रखेंगे, जो जो 4 किलोग्राम है वो जी पॉइंट पर रखेंगे। और जब हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालना है तो हमारे पास जो रोटेशनल एक्सिस होगी इट विल बी अराउंड जी। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करके R1 और R2 की वैल्यू को निकालना है। तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बॉडी विल हैव द will have the center of gravity at point G if हमें कहें कि it will be at translational equilibrium if the body, if the rod, यूं कहें, if the metal bar will have translational and rotational equilibrium at point G। यदि वो G पॉइंट के ऊपर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखती है, राइट। सो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करते हैं कि एक ही पेज पर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नंबर 1, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओके, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। और यदि हम उसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब होगा sum of all the forces along x axis is equal to 0, sum of all the forces along y axis is equal to 0, and sum of all the forces along z axis is equal to 0। what does this mean? अब आप देख लीजिए कि इसमें कोई फोर्स जो है वो x डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई फोर्स जो है वो z डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद दिस पार्ट। यदि हम स्केलर फॉर्म को एक्सपेंड करें तो वी आर लेफ्ट ओनली विद द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग बाय एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि बाय पॉजिटिव बाय एक्सिस में दो फोर्स काम कर रहे हैं, R1 एंड R2,
और जो नेगेटिव बाई एक्सिस में दो फोर्स काम कर रहे हैं, W1 एंड W2, बिकॉज यू नो दैट जो वेट और फोर्स जो है वो एक ही जैसे होते हैं। ये जब ए की जगह आप जी रिप्लेस कर देते हैं तो वो फोर्स जो है वो वेट का नाम ले लेता है, राइट। तो मैं यहाँ लिखूँ फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, देखिए F1 बाई प्लस F2 बाई प्लस F3 बाई प्लस F4 बाई, दे मस्ट ऑल बी इक्वल टू जीरो। सो जो अपवार्ड डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं R1, F2 बाई की जगह हम लिख देंगे R2, ओके। F3 बाई की जगह बिकॉज इट इज नेगेटिव बाई डायरेक्शन मैं लिख दूंगा -W1 प्लस F4 बाई की जगह मैं लिख दूंगा -W इज इक्वल टू जीरो। सो वी आर लेफ्ट विद द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म R1 plus R2 minus W1 minus W is equal to 0. So we are left with now R1 plus R2 is equal to W1 plus W. Now this is R1 plus R2. अब W1 की जगह आप क्या लिख देंगे 6G, ओके, यहाँ से आप देख सकते हो, और W की जगह आप ले सकते हो 4G. So R1 plus R2 is equal to 6 plus 4. This is 10G. 10 into 9.8, which is equal to 98 Newton. This is our first equation, that R1 plus R2 is equal to 98. यदि हम 98 Newton. Now see, we have two unknowns over here. यदि आपके पास दो unknown है तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. सो वी विल नाउ थिंक अबाउट द सेकंड इक्वेशन. सो दिस इज व्हाट आई विल मार्क, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो हमने जो पढ़ा कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो बैलेंस होते हैं, राइट. सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब हम, क्योंकि हमें वैसे भी R1 और R2 दो अननोन है हमारे पास, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस हमें चाहिए. So we'll think about the second equation, and it could be obtained from the rotational equilibrium. For rotational equilibrium around point G, for a rotational equilibrium, it's a very easy problem. A rotational equilibrium around G, we will have, अब यहाँ समझिए किस तरीके से लिखना है हमने, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, सभी टॉर्क्स का सम जो है वो अराउंड जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अब आगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आगे ये हुआ कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स अराउंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स along y axis is equal to 0, and sum of all the torques along z axis must be equal to 0. It should go like this, okay. अब आप देख रहे हैं कि एक प्लेन आप चूज कर लें. यदि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए एक्स बाई प्लेन, यदि ये अराउंड पॉइंट जी यदि रोटेट करता है तो ये एक्स बाई प्लेन में रोटेट करेगा, राइट. सो उस कंसेप्ट का हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं. इफ इट्स इन दिस प्लेन, देन आई विल राइट इट लाइक दिस, कि आपके पास इसमें फोर्सेस कितने काम कर रहे हैं. देखिए, यूजिंग बेसिक एक्सप्रेशन, हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो टॉर्क होता है ना वो होता है पोजीशन वेक्टर और एफ. टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल करने के बाद हम पास रहेगा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अभी देखिए कितना इजीली आप इसको कर लेंगे. फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, हमारे पास जो टॉर्क्स इसमें काम करेंगे, तो टॉर्क फोर्स क्रिएट करता है ना अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हमारे पास फोर्स होगा, एक चार फोर्सेस हमारे पास थे, एक R1 है, एक R2 है, एक W है,
और एक W1 है. सो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ दिस. इसमें क्या होगा, यदि ये जो टॉर्क है, इफ यू ट्राई टू रोटेट द दिस metal bar in the clockwise direction, it will be taken as negative, and if you try to rotate it in anti clockwise direction, it will be taken as positive. हम यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास जो टॉर्क होंगे वो अराउंड हमारे पास दो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी अराउंड पॉइंट जी. इसके किनारे ये घूमने की कोशिश करेगा, तो हम चारों ही टॉर्क्स जो फोर्स हैं वो टॉर्क क्रिएट करेंगे, तो उसको हम लिख देते हैं. हमारे पास सबसे पहला होगा, ये होगा फॉर रोटेशन इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स टाउ आई, ऑल द टॉर्क आई मस्ट बी इक्वल टू जीरो. तो इसको मैं खोल के ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास चार टॉर्क होंगे, टाउ वन, टाउ टू, and tau 3 and tau 4. All of these, the sum of all these four torques must be equal to 0. So for tau 1 we'll start with r1. इसमें क्या होगा, r1, because r and f are perpendicular to one another, so मैं वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं जस्ट लिख दूंगा ये जो पोजीशन वेक्टर होगा हमारे पास, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम. देखिए ये जो r1 होगा, इट विल ट्राई टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ सबसे पहले. तो ये होगा हमारे पास टॉर्क, इट इज आर क्रॉस एफ, सो दिस इज 25 सेंटीमीटर. 25 मीन्स 0.25 मीटर क्रॉस r1. It will be negative, it will be negative. Why? Because it try to rotate the metal bar in the clockwise direction. दूसरे की ओर चलते हैं हम, tau 2 से ट्राई टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका हम डिस्टेंस लिख देते हैं सबसे पहले 0.25 मीटर एंड क्रॉस ये रहेगा R2. ओके, और प्लस टॉर्क थर्ड होगा W1 की वजह से. सो W1 विल ट्राई टू रोटेट दिस मेटल बार along this direction. Okay, because of the weight it try to rotate in clockwise direction. तो इसका हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर जो 5 सेंटीमीटर, दिस मीन्स इट इज 0.05 मीटर क्रॉस, जो इसका फोर्स बनेगा वो बनेगा 6G, दिस 6 क्रॉस 9.8, और टॉर्क फोर्थ होगा वो होगा W. सो इसमें जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका, ये सेंटर के एक्सिस के ऊपर है, इसको हम 0 लिख देंगे इंटू 4 इंटू 9.8, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0. सो ये जो क्वांटिटी होगी वो तो अपने आप 0 हो जाएगी. सो वी आर नाउ लेफ्ट विद माइनस ऑफ 0.25 R1 and plus 0.25 R2 and is equal to now minus of the multiple of this. You have to multiply this. I mean, this is I have not calculated it, so it is some here I can write. It's a minus of 0.05 cross 6 cross 9.8, right? So we can take I mean it's minus या multiply कर दें तो आपके पास बचेगा 0.25. You can take outside also. R1 minus R2 is equal to, minus is taken outside from here. So this is minus 0.05 cross 6 cross 9.8, right? So minus से minus cancel हो जाएगा. You will left with R1 minus R2 is equal to 0.05 cross 6 cross 9.8 divided by, this is 0.25. And if we will calculate this, then you can make the calculation. We will left with the 11.76. R1 minus R2 is 11.76 Newton. Okay, so we here have the two equations. So this is equation number 2. So our first equation was R1 plus R2 was equal to 98, and the second equation is R1 minus R2 is equal to 11.76. सो अब ये 10th के लेवल का सवाल हो गया. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं. एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and इक्वेशन 4 वी हैव, इसको जोड़ने के बाद आपके पास हो जाएगा, इसको यदि आप जोड़ देंगे तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं यहाँ.
आप इनको दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद द 2r1, 2r1 is equal to 98 plus 11.76, and this is nearly r1 is equal to, आप यहाँ से r1 यदि कैलकुलेट करेंगे, you will left with 54.88 Newton. Okay, and from here on, by substituting the value in equation number 3, this is equation number 5, using equation 3 and 5, using equation 5 in equation 3, we will find that R2 is equal to 43.12 Newton. So this is very interesting problem, which helps us to understand the concept of center of gravity. I hope that you have enjoyed it and you will find its simplicity also. Thank you. To practice once again one more problem on the center of gravity. So the question is the example number 3.9. आप यहाँ देखिए कि 3 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, जिसको दीवार के साथ लगाया हुआ है. इट इज़ बेइंग, जिसका मास जो है वो 20 किलोग्राम है. सो द गिवन पैरामीटर आर लाइक दिस, दैट लेंथ ऑफ द लेडर इज ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर, and mass of the ladder, this mass of the ladder is 20 kilogram, and then we can write the weight of the ladder is mass into gravity, that is 20 kilogram cross 9.8 meter per second square. So this will come out to be 196 Newton. Okay, सो एक बात हमें इस लैडर के बारे में ये जानकारी मिली, उसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर लंबी है वो, और उसका जो वेट है वो 196 न्यूटन है. ओके, आगे हमें कुछ कहा गया है कि आप देखिए कि जो फ्लोर पर जहाँ वो टिकी हुई है उसकी जो लंबाई है वो दीवार से 1 मीटर है, और ये फ्रिक्शनलेस वॉल जो है वो फ्रिक्शनलेस है. और ये फिगर 7.27 जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, दिस इज़ फिगर 7.27. हमें पूछा गया है कि आपको रिएक्शन फोर्सेस, इसको जब दीवार के साथ आप टिकाते हैं और सरफेस के ऊपर, फ्लोर के ऊपर आप इसको रखते हैं, तो इसके ऊपर कुछ रिएक्शन फोर्सेस, बॉल और जो सरफेस है वो रिएक्ट करता है. तो आपको वो रिएक्शन फोर्सेस निकालने हैं. तो देखिए ज़रा इस डायग्राम को हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो रिएक्शन फोर्स F1 है, ये बॉल जो है वो सीढ़ी के ऊपर लगा रही है, तो एक आपको निकालना है F1. ओके, सो F1 वी हैव टू कैलकुलेट, नंबर 1. दूसरा है हमारे पास F2, ये एक रिएक्शन फोर्स है F2, ये भी हमें निकालना है. जो थर्ड वन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, थर्ड वन इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसमें हम F2 को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, N और F, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो हमें ये रिएक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन को निकालना है, और एक बेट है, इट इज ए फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेट दैट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, मास ऑफ द लेडर एंड ग्रेविटी. तो ये हमारे पास हमने ऑलरेडी निकाले रखा है, ये होगा 196 न्यूटन. ओके, सो हियर इज वन फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट, दैट इज 196 न्यूटन. सो इसको निकालने के लिए हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी कुछ पैरामीटर्स की, उसको हम पहले ही निकाल लेते हैं. आप ट्रायंगल देखें, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ये निकाल लेते हैं कि साइड जो बी सी होगी, जो हमें दी नहीं है, जो बी सी साइड होगी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इट इज ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर. Okay, so this BC is equal to under root 3 square minus AC is 1 square. So this is under root, this is 9 minus 1 under root 8, and that is equal to 2 under root 2 meter. So ये जो साइड है हमारे पास आ जाएगी वो 2 under root 2 meter है. This will be somewhere useful in our calculations. तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है. आपको मज़ेदार लगेगी ये प्रॉब्लम. हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. आई होप दैट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका भरपूर आनंद उठाएंगे, क्योंकि इसमें मुश्किल नाम की कोई चीज़ नहीं कि आप यदि कहें कि ये मुश्किल होगी, सो ऐसा नहीं होगा.
सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन ए सिंगल पेज इफ पॉसिबल, नहीं तो हमें अगले पेज पर जाना होगा। ओके, सो ये हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो हमने लिख दिए, जो हमें निकालने हैं वो यहाँ है और जो नोन है वो यहाँ है। अब हम सबसे पहले, यदि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की प्रॉब्लम है तो इसमें दो चीज़ों का हम सहारा लेते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। सो सबसे पहले हम करते हैं फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर translational equilibrium, for translational equilibrium, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो सभी फोर्सेस का जो सम है वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आगे ब्रेक करते हैं, स्केलर फॉर्म में लिखते हैं। ये देखिए, ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कॉमा, इसको हम बार बार कर रहे हैं, ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो एंड ऑल द फोर्सेस अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब आप गौर से देखें, यदि हम ये मान लें कि ये एक्स बाई प्लेन की प्रॉब्लम है तो हमें इस पार्ट को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब हम चलते हैं ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको मैं देखता हूँ एक्स एक्सिस की ओर कौन सा फोर्स है, एक अलोंग ए सी है और एक एट पॉइंट बी है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको खोल देते हैं हम। सबसे पहले एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, एफ वन एक्स मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग ए सी। इसको मैं लिखूं एफ, और ये वाला फोर्स जो है इसकी बात हम कर रहे हैं। और यदि हम करें एफ टू एक्स, तो दूसरा फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस किधर किस डायरेक्शन में है, ये माइनस एफ वन है, प्लस ये नेगेटिव है बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, एफ वन। ओके, सो इट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ वन। सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो नेगेटिव ऑफ द फोर्स बाय द बॉल ऑन द लेडर। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन मार्क कर देता हूँ। ये तो बड़ी आसान सी चीज निकली। अब हम करते हैं कि एक हमारे पास कंपोनेंट हो गया, द सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, तभी एक आपका जो लैडर है वो टिका रहेगा। आपका लैडर तभी टिका रहेगा यहाँ, यदि ये ना तो ट्रांसलेट करे ना रोटेट करे। तो ट्रांसलेशनल की सबसे पहले हम कंडीशन यहाँ लगा रहे हैं कि वो ना एक्स एक्सिस की ओर जाएगा, ना बाई एक्सिस की ओर जाएगा, ना जेड एक्सिस की ओर जाएगा, तभी नहीं तो आपकी सीढ़ी खिसक जाएगी। अब दूसरे केस में चलते हैं हम। अब देखिए जो दूसरा केस है, एफ वन बाई प्लस एफ टू बाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एफ वन बाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, हमने एफ टू को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रखा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक बेट जो है वो नीचे की ओर काम कर रहा है। तो जो फर्स्ट फोर्स है पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में, वो हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन, और प्लस एफ टू बाई जो नेगेटिव बाई डायरेक्शन में है वो है वेट ऑफ द लेडर, वो नीचे की ओर काम कर रहा है, इट इज इक्वल टू जीरो। सो ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट ऑफ द लेडर के बराबर होगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ये तो 196 न्यूटन होगा। इट इज ईजी। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पता चल गई कि जो नॉर्मल रिएक्शन जो हमने निकालना था, ये नॉर्मल रिएक्शन दिस इज इक्वल टू नाउ 196 न्यूटन। ये हमारे पास दो चीज़ें हमें पता चल गई, एक वेट भी 196 न्यूटन और जो नॉर्मल रिएक्शन वो भी 196 न्यूटन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू कैलकुलेट एफ वन निकालना है, एफ टू निकालना है और फोर्स निकालना है। हम चलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हेल्प से, हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया और फोर्स ऑफ दूसरा हमने निकाल दिया वेट। वेट तो हमें वैसे ही पता है। अब हम चलते हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम अंडरस्टैंड जब करते हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, आई
एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और यदि हम इसको रिजॉल्व करें, स्केलर फॉर्म में लिखें, तो ये आना चाहिए all the torques along x-axis must be equal to zero, all the sum of all the torques about y-axis is equal to zero, and all the torques about z-axis is equal to zero. ओके, सो हम इसको एक प्लेन कंसिडर कर लें, तो उसमें आप यदि ये टू डायमेंशनल प्लेन है तो इसमें दो तरीके की ही चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको अब खोलने की आपके साथ कोशिश करता हूँ कि हमारे पास क्या होना चाहिए। तो हमारे पास दो फोर्सेस ऐसे हैं जो इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। वो फोर्स रहेगा एक F1। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि आपका जो लेडर है वो अराउंड ए जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगी। तो इसमें मेरे पास जो टॉर्क वन होगा, जो टाउ वन होगा, जो टॉर्क वन होगा, पहले बेसिक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। जो टॉर्क होता है वो आर क्रॉस एफ होगा। ओके, तो एक बार आप, मैं इसको ऐसे लिख दूं, यदि आर और एफ परपेंडिकुलर होते हैं तो हम ये कह देंगे कि ये आपके पास जस्ट आर एफ रह जाएगा। सो पहले आपके पास टॉर्क टाउ वन आपके पास आ जाएगा आर वन एफ वन। तो इसमें आपके पास जो आर वन का जो वैल्यू होगा वो ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस स्टेज पर जाके आर और एफ परपेंडिकुलर होंगे। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2/√2 और फोर्स जो है वो यहाँ एफ वन है। ओके, और इसी तरीके से जो टॉर्क टाउ टू होगा, एक ये भी इसको घुमाने की कोशिश करेगा। दिस इज द बेट दैट इज एक्टिंग एट पॉइंट डी, दिस ऑल्सो ट्राई टू रोटेट इट। तो ये तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये वाला जो पार्ट होगा, दिस पार्ट, दिस टॉर्क विल बी पॉजिटिव बिकॉज इट ट्राई टू रोटेट द लैडर इन द क्लॉक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट बेट को देखिए जरा, बेट जो है वो लैडर को एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये नेगेटिव होना चाहिए। इसमें जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 1/2 ए ई, ये हो जाएगा ए ई क्रॉस नेगेटिव ऑफ दिस। सो ये नेगेटिव ए ई आ जाएगा 1/2 इंटू डब्ल्यू। सो ये वाला हमारे पास रहेगा। तो सम ऑफ दिस टू, सो जो टॉर्क है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जो ये रहेगी आपके पास टाउ आई दैट इज टाउ वन प्लस माइनस ऑफ टाउ टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 2/√2 एफ वन माइनस 1/2 डब्ल्यू जो है वो आपने निकाल रखा है 196 इज इक्वल टू जीरो। सो 2/√2 एफ वन इज इक्वल टू this is 196 by 2 is 98, this is 98 and this is 49. So f1 here is f1 is equal to 49 over √2 न्यूटन। लो जी, हमने अब f1 को निकाल लिया। यहाँ देखें आप, we have calculated now f1। so हमारे पास f1 भी आ चुका है और f1 जो है मैग्नीट्यूड में हम देखें तो f1 और f दोनों एक दूसरे का बराबर है। जिसको मैं फर्दर आगे ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू f, f इज ऑल्सो 49/√2 न्यूटन। अब आप यहाँ देखें, हमारे पास अब f का भी पता है, सॉरी f का भी पता है, f1 का भी पता है। यू आर लेफ्ट विद नाउ f2, नॉर्मल रिएक्शन का भी पता है। नो, यू आर लेफ्ट विद ओनली f2। अब जरा आप देखें, हियर n and f are perpendicular to one another। डायग्राम आप देखें, here n normal reaction and force of friction, क्योंकि हमने रिजॉल्व किया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर परपेंडिकुलर। सो जो हमारे पास F2 होगा वो क्या हो जाना चाहिए, दिस इज √n² प्लस f²। इसको यदि हम यहाँ लिख दें तो आपके पास आ जाएगा n का जो स्क्वायर हम करेंगे, n इज 196², ओके, प्लस द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज 49/√2 का होल स्क्वायर। सो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है तो मुझे लगता है कि आप +1 के स्टूडेंट हैं, सिंपल मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं।
This part is 0.5 plus 38416, 38416, which is further equal to under root 39616, 39616.5, और ये आपके पास आ जाएगा 199.0, 199.0 न्यूटन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F2. अब हमने पैरामीटर F2 को भी कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद हम अब यदि एंगल निकालें कि जो ये इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल के साथ यदि कोई एंगल अल्फा बनाता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं कि जो tan अल्फा होगा, तो यहाँ से हम tan अल्फा निकाल सकते हैं. तो tan अल्फा इज इक्वल टू n बाई एफ. ओके, ये देखिए, ये इसके पैरेलल साइड जो है वो ये n हो जाएगा फ्रॉम दिस ट्राइंगल. यहाँ से आप देख लें, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये देखिए, ये होगा साइड F2 और ये हो जाएगी, ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये दोनों पैरेलल साइड होंगी, तो ये साइड हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन. सो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज n बाई एफ, राइट. सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. सो n हमारे पास हो जाएगा, n वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज n is here, it is 196, it is 196, and the force is 49, 49 और अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा. सो ये आ जाएगा 4. सो दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2. ओके, सो इसको हम 4 अंडर रूट 2 को हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, दैट इज 4 अंडर रूट 2. इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4 अंडर 2 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, this is 5.65. okay, and if you see it in the table, then you are found to it is found to be nearly equal to 80 degree. all right, so this is all about this problem. मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो दो प्रॉब्लम हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट के ऊपर की है, आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम जरूर करें इसकी तह तक जाने के लिए. थैंक यू.